दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन कुमार और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना बीटेक का एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन कुमार। मैंने अपना डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम था गुरु नानक देव पॉलीटेक्निक। एंड मैंने अपना डिप्लोमा का स्टार्ट किया था 2011 से और इसे फिनिश किया 2014 में। इसके राइट आफ्टर इसके मैंने ज्वाइन किया अपना बीटेक 2014 से 2017 में। एंड अभी मैं करेंटली इंडियन रेलवेज़ में काम कर रहा हूँ। मैं आपके साथ यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे डिप्लोमा से बीटेक में जाया जाए और बीटेक करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बीटेक में जाने के लिए कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो बीटेक के लिए कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं डिप्लोमा के बाद में। जैसे सबसे पहला है स्लाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम। स्लाइट में मेरी रैंक आई थी 19। आईपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरी रैंक आई थी 58 एंड हरियाणा लेटरल एंट्री टेस्ट में मेरी रैंक आई थी 162। इसके अलावा और भी कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे उत्तराखंड स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड देयर इज़ एन एग्ज़ाम फॉर उड़ीसा एज वेल। तो जो भी आपके ज़्यादा पास हो आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मेरा घर दिल्ली में है तो मैंने आईपी एग्ज़ाम दिया था, मगर आईपी के अलावा मैंने हरियाणा लीट और मैंने स्लाइट का भी एग्ज़ाम दिया था। तो ये आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहेंगे। ओके। कई सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होता है कि डिप्लोमा के बाद उनके सामने क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो डिप्लोमा के बाद सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस ऑप्शन होता है कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब करना। अब प्राइवेट सेक्टर की जॉब से मेरा ये मतलब है कि डिप्लोमा के बाद कॉलेज में कंपनीज आती हैं, वो आपको प्लेसमेंट देंगी। मेरी प्लेसमेंट 2 कंपनीज में हुई थी डिप्लोमा के बाद में। पहली थी आईबीएम और दूसरी थी एचसीएल। एंड इन दोनों कंपनीज के बारे में मैं अगर ये बताऊं कि आईबीएम में मेरा पैकेज था अराउंड 22,000 पर मंथ एंड एचसीएल में मेरा पैकेज था अराउंड 13,000 रुपीज़ पर मंथ। बट मैंने ये दोनों जॉब्स छोड़ दी थी क्योंकि मैं बीटेक करना चाहता था। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन होता है डिप्लोमा के बाद वो होता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस का। तो डिप्लोमा के बाद हम कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो गवर्नमेंट जॉब है डिप्लोमा के बाद वो है रेलवे जेई की। बट रेलवे जेई को के का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बीटेक से मैच करता है। आपको बीटेक के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है रेलवे जेई के सिलेबस में। उसके अलावा आप एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपके पास 10+2 है। इसके अलावा डीआरडीओ और इन एंड इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब निकलती है। टीएमआरसी जेई, एलएमआरसी जेई, ये सारे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसी थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे करें और इसे करना क्यों ज़रूरी है। वाई बीटेक इज़ बेटर। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि हायर एजुकेशन नेवर हर्ट्स। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो उससे आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। हायर एजुकेशन से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, जितनी हायर एजुकेशन हो उतना बेहतर। इसके अलावा बीटेक करने से आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प होती है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट्स आते हैं। ये दोनों ही पार्ट्स आपके बीटेक में कवर होते हैं। मोस्टली आपका टेक्निकल पार्ट इतना कवर हो जाएगा कि आप कोई भी जेई वाली जॉब आराम से निकाल सकें। इसके अलावा बीटेक हेल्प्स यू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स में आ गए हमारे जैसे प्रेजेंटेशन देना हो गया, फाइल्स बनानी हो गई एंड रिसर्च करनी हो गई। ये सारे हमारे सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। एंड इवन आफ्टर डिप्लोमा यू हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट एज मच एज अ बीटेक स्टूडेंट। कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डिप्लोमा के बाद में वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने जाएंगे एंड 1 एंड 2 ईयर के बाद उनकी जॉब लग जाएगी। एक्चुअली ऐसा सच नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो डिप्लोमा के बाद बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और हाँ उनकी जॉब लग भी जाती है। मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इसके बाद भी मेरे कई फ्रेंड्स डिप्लोमा के बाद भी जॉब की प्रिपरेशन करने गए थे और उन्हें 4 से 5 साल भी लग गए जॉब पाने में। तो ये सोचना कि डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में कम टाइम लगेगा, ये गलत है। ऑलमोस्ट टाइम उतना ही लग जाता है। तो बीटेक स्टूडेंट्स के पास एक एज रहता है, उनका टेक्निकल बेहतर हो जाता है और साथ ही साथ उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है।
और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बीटेक के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। जैसे डीआरडीओ एंड इसरो में आप डिप्लोमा बेस पे केवल टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब दे सकते हैं, मगर बीटेक के बेस पे आप सीधा वहाँ पे साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका साइंटिस्ट जॉब में हुआ भी है, उस उन्होंने पहले डिप्लोमा किया था, फिर उन्होंने अपना बीटेक किया। इसके अलावा आप बीटेक करने के बाद में आप अगर नॉन टेक में जाना चाहें तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसमें भी आप सीजीएल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेट कर सकते हैं एंड ईएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स आप तभी दे सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशंस हैं। फिर आता है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हम बीटेक के लिए कर सकते हैं, जहाँ से हम बीटेक कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद। तो सबसे पहले आता है आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने किया था, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। उसके बाद आते हैं स्लाइट, ये पंजाब में है। फिर आता है हरियाणा लीट। हरियाणा लीट के कई सारे कॉलेज हैं जो कि हरियाणा में सिचुएटेड हैं। उसके अलावा आप उत्तराखंड में भी जाकर कई सारे बढ़िया कॉलेजेस में बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। इन सब के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। आईपी यूनिवर्सिटी में मेरी रैंक आई थी 58। स्लाइट में मेरी रैंक आई थी 19। हरियाणा लीट में मेरी रैंक आई थी 162। एंड मैंने आईपी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया क्योंकि मेरा घर दिल्ली में है। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स के पास, कितने कैंडिडेट्स के पास केवल 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, जो कि मान्य नहीं है। और उसके अलावा साथ ही साथ आपके मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। कुछ लोगों के मार्क्स 60% से कम होते हैं, तो उनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने अपना डिप्लोमा अब आर्किटेक्चर से किया हुआ है तो आप इसमें एग्ज़ाम में नहीं दे सकते हैं। ये इसमें एक स्पेशल पॉइंट है। उसके अलावा फिर आता है सिलेबस। तो लेटरल एंट्री का सिलेबस एकदम सीधा सा है, एकदम आसान सा है। सबसे पहले आएगी आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स, जो हम सब अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फिर आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी हम अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फिर आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज। ये और कुछ नहीं है, ये जनरल नॉलेज ही है। इसके लिए आप कोई भी जनरल नॉलेज की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे लूसेंट हो गई। और फिर उसके बाद में आती है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये बेसिकली रीजनिंग वाला पार्ट होता है, जैसा कि बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ये सब 25% अपने शेयर के साथ आते हैं। पूरे एग्जाम में 25% अप्लाइड मैकेनिक्स होगी, 25% अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, 25% कंप्यूटर अवेयरनेस होगा एंड फाइनली 25% लॉजिकल रीजनिंग होगी। फिर आते हैं नंबर ऑफ सीट्स। मैंने अपना बीटेक अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था, जिसका अब नाम बदल के AIACTR हो चुका है। एंड वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बहुत कम होती है। जैसे कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स से करनी है बीटेक, तो उसके लिए केवल और केवल 12 सीटें होंगी, 12 सीट्स होगी। और अगर किसी को कंप्यूटर साइंस से जाना है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 सीट्स होंगी। तो आपके पास कुल मिला के 18 ही सीट्स का ऑप्शन होगा। मगर ये देखने में लगता है कि ये बहुत कम है, मगर ऐसा नहीं है। चूँकि इनमें कैंडिडेट्स भी बहुत कम अप्लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। एंड इवन इसमें बड़े आराम से आप टॉप 100 में रैंक मंगवा सकते हैं। आईपीयू में कॉलेजेस कौन-कौन से हैं? तो आईपीयू में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे भगवान महावीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भगवान परशुराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये सारे कॉलेजेस मैंने देखे भी हुए हैं। और फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कुछ ऑप्शन है, जैसे अंबेडकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड जीबी पंत गवर्नमेंट कॉलेज, जीबी पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस लगभग 1 लाख होती है, 1 लाख रुपए पर ईयर। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की 1 साल की फ़ीस है 1,17,200 रुपये। वहीं भगवान परशुराम कॉलेज की फ़ीस है 97,800 रुपये।
वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो मेरे टाइम में जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था तब इसकी फ़ीस थी अराउंड 35,000 रुपीज़ पर मंथ, पर ईयर सॉरी। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक तरफ 1 लाख रुपए से ज़्यादा की फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, वहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में 35,000 के अराउंड फ़ीस होती है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि आईपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का होता है, ना ये ज़्यादा हार्ड होता है, ना ही ये ज़्यादा ईज़ी होता है, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का होता है। एंड आई हैव पर्सनली जॉइंड जीनियस कोचिंग सेंटर फॉर प्रिपरेशंस। मैंने ये कोचिंग सेंटर जॉइन किया था, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको अपने हाई एक्यूरेसी रेट बना के रखना होगा। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके एक्यूरेसी रेट्स कम हो गई थी, 80% टू 90% उनकी एक्यूरेसी रेट्स थी, तो उससे उनके रैंक पे असर पड़ा है। और आपको अपने प्रिपरेशंस में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मगर जाते जाते ये एक छोटा सा कोट है सोक्रेटिस की तरफ से कि हम कभी किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने भी आपको सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। और अगर यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीनियस कोचिंग सेंटर इज़ ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन। थैंक यू।